हेलो एवरीवन, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ कोई विज्ञान चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था लर्निंग का मीनिंग, डेफिनेशन, लर्निंग कर्व, लर्निंग प्लेटूज के बारे में। आज मैं आपसे बात करूंगी फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग के बारे में। वो कौन कौन से कारण है जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी आपका यूनिट 1 के अंदर आ जाएगा, जिसको मैंने चैप्टर 2 नाम दिया। तो चलो फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो भी अगर मैं पढ़ाती हूँ, अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, आप बेझिझक मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, है ना। और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट, आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप उसके बारे में भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो फिर हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज का टॉपिक है, उसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लर्निंग को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताइए कि लर्निंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। द सक्सेस ऑफ this process depend not only upon the effective teaching but also upon so many group factor। ठीक है, यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो सिर्फ टीचिंग पे डिपेंड नहीं करता, उसमें और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला फैक्टर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे जो बताते हैं कि फैक्टर बिलोंगिंग टू द लर्नर। ठीक है, पहला फैक्टर तो यहाँ पे बच्चा है जो कि सीख रहा है, जो कि लर्नर है। ठीक है, दूसरा फैक्टर यहाँ पे बोलता है कि टीचर है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में मैं आज आपको अच्छे से बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। कुछ के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है और कुछ के नोट्स मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, जो कि आपका बिलोंगिंग टू टीचर होगा और इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा, जिसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगे। तो आप वहां से इसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे बिलोंगिंग्स टू द चिल्ड्रन। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर है जो एक बच्चे से बिलोंग करते हैं, राइट। तो पहले फैक्टर यहाँ पे बोलता है कि द चाइल्ड हिमसेल्फ, बच्चा खुद ही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने बताया है, इसको मैं एक एक करके आपको बताते जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेंगे द चाइल्ड हिमसेल्फ। ठीक है, तो पे बोलता है चाइल्ड इज द पाइवट ऑफ एनी लर्निंग एक्टिविटी। चाइल्ड जो होता है यहाँ पे खुद ही एक प्रधान होता है सीखने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप बच्चे को ही सिखा रहे हो, तो बच्चा ही एक यहाँ पे प्रधान है जो कि सीखना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोलता है कि जो जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, वो रोटेट करती है एक बच्चे के इर्द गिर्द। ठीक है, इसी के चलते यहाँ पे बोलता है कि जो एजुकेशन होता है ना, वो ऑलराउंड डेवलपमेंट है चाइल्ड के पर्सनालिटी का। इसी के चलते किसी भी स्टेज में अगर आप बच्चे को इग्नोर कर रहे हो ना, तो वो उसके लर्निंग प्रोसेस को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है, इसी के चलते यहाँ पे बोलता है कि जो भी आप पढ़ा रहे हो बच्चे को, जो भी आप उसको समझाने की कोशिश करो, वो बच्चे के इंटरेस्ट, नीड एंड उसकी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको करनी चाहिए। तभी एक बच्चा अच्छे से लर्न कर पाएगा चीजों को। जब कोई चीज उसके इंटरेस्ट का नहीं होगा, तो क्या वो चीजों को सीखने का कोशिश करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उस चीज को वो देखना भी पसंद नहीं करेगा। ठीक है, जो अगर आप उसको पढ़ा रहे हो टॉपिक, उस चीज की तरफ वो जाएगा ही नहीं। अगर उसको उस टॉपिक की जरूरत ही नहीं है तो भी वो पढ़ना नहीं चाहेगा। अगर उसका कैपेसिटी नहीं है उतना लेने का, तो भी वो उस चीज को नहीं करेगा। इसी के चलते एक टीचर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे को इंटरेस्ट जगाने में। ठीक है, उसके अंदर लर्निंग को लेके और उसके फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से उसको पढ़ाने में। इसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक टीचर जो होता है ना, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से, ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे से ज्ञान दे सके, जिससे कि उसका बच्चा अच्छे से लर्न कर सके चीजों को, जिससे कि स्टूडेंट जो है ना, वो अच्छे से चीजों को समझ सके और समझ के उस चीजों को वो सीख सके। तो यही है यहाँ पे द चाइल्ड हिमसेल्फ का मतलब। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे हिज एज। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज जो आप सीखते हो ना, वो एक एज लिमिट में ही सीखते हो। अगर उसके बाद सीखोगे या उससे पहले सीखोगे, तो भी आप नहीं ले पाओगे। अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, तो जब हम लोग छोटे होते हैं, तो हम लोग को ABCD की जगह अगर डायरेक्ट A फॉर एप्पल पढ़ा दिया जाए, तो हम लोग उस चीज को नहीं ग्रैप कर पाएंगे, हम लोग उस चीज को ले ही नहीं पाएंगे। इसी के चलते सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है, ABCD सिखाया जाता है। जब आप उस पर्टिकुलर अल्फाबेट को जान जाओगे कि अच्छा हाँ ये ए है, तो उसके बाद आपको सिखाएगा आपका टीचर कि ए फॉर एप्पल होता है। ठीक है, तो आप तब सीखते हो। और अगर वही चीज अगर आप 6th 7th में हो और वहां पे आपको वहां का पढ़ाई नहीं करवा के आपको बताया जाए कि आपको ए फॉर एप्पल सीखना है, ए फॉर एप्पल सीखो, तो वहां पे आपका क्या होगा? आप तो बोलोगे यार ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें सीख ली है, तो फिर मैं क्यों सीखूं इन सारी चीजों को। इसी के चलते यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी काम आप करते हो, ठीक है, अगर वो आपके एज के हिसाब से नहीं होता है, तो क्या करते हो, आप सीखते हो, एक जगह पे जाके रुक जाते हो और उसके बाद फिर आप उस चीज से बिल्कुल नीचे गिर जाते हो, डिक्रीज होते जाता है आपका लर्निंग प्रोसेस। आप सीख ही नहीं पाओगे। अगर आप इस चीज को देखना चाहोगे, तो आप इसको डेवलपमेंटल कर्व में अच्छे से समझ पाओगे, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंटल
कर्व देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे एक लर्निंग का जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट होता है। अगर आप स्टार्टिंग में चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो अपने एज के अकॉर्डिंग, तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप वहाँ पे जाके बिल्कुल रुक जाओगे। अगर कोई आपको पीछे से पुश भी कर रहा है ना, अगर आपको आपको मोटिवेट कर रहा है, फिर आप खुद से खुद को मोटिवेट करो, अरे यार मेरे को सीखना है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके आप क्या करोगे, कर तो लोगे लेकिन फिर आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा और वहां से नीचे धड़ाम से गिर जाओगे। मतलब आपका लर्निंग का कोई प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा उसके बाद। इसी के चलते एज मैटर करते हैं। आप कुछ भी करते हो, टीचर आपको कुछ भी सिखाता है, आपके एज के अकॉर्डिंग आपको सिखाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे हिज इंटेलिजेंस, मतलब उसका बुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बोलते हैं इंटेलिजेंस हैज बीन फाउंड टू बी वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग, ठीक है। बुद्धि की जो क्षमता होती है ना वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके लर्निंग को इन्फ्लुएंस करने का, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसका ग्रेट एग्जाम्पल आपको क्लासरूम में मिल जाएगा, ठीक है। क्लासरूम में कोई भी बच्चा एक समान नहीं होता है। कुछ एवरेज एबिलिटी के चिल्ड्रन होते हैं और कुछ बिल्कुल रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं। तो देखना, जो एवरेज वाले बच्चे होते हैं ना वो रिटार्डेड की हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप खुद को ही पीछे ले जाके देखो ना, तो आपने भी क्लास में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ फेस किया होगा। मैंने तो बहुत फेस किया है। तो इसी के चलते बोला जाता है कि हर क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं, तो टीचर को हर बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बस एवरेज वाले बच्चे को लेके चल रही है, रिटार्डेड को छोड़ दी, और मोस्ट इंटेलिजेंट को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसको भी छोड़ दिए। वो बस लेके किसको चल रहे हैं, एवरेज वाले को लेके चल रहे हैं कि हमको इनको ही पढ़ाना है, जैसे कि हम इनको ही पढ़ाने आए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीचर को क्लासरूम में सारे बच्चे को लेके चलना है, चाहे वो एवरेज एबिलिटी का हो, चाहे वो मोर इंटेलिजेंट हो, चाहे वो फिर वो बिल्कुल ही रिटार्डेड बच्चा हो, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर एक टीचर ऐसे बच्चों की, किसकी, जो रिटार्डेड बच्चा है फिर जो मोर इंटेलिजेंट बच्चा है, ऐसे बच्चों की अगर नीड पूरा नहीं कर पाती है, उसके डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाती है, तो वैसा बच्चा क्या करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चिल्ड्रन सेटिस्फाई देयर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी बाय इंडल्जिंग इन डेलिक्वेंट एंड थ्रिलिंग ट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को डेंजर जोन में लेके चले जाते हैं। मतलब वो ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसे ऐसे ट्रिक्स अपनाएंगे जिससे कि उनका जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है वो सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। यही था इसका मतलब। इसी के चलते इंपॉर्टेंट है कि हर एक टीचर को अपने बच्चे को समझना चाहिए, हर एक टीचर को हर एक बच्चे को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ताकि बच्चा कोई थ्रिलिंग ट्रिक्स ना अपनाए, ठीक है। जैसे कि वो किसी ऐसे गलत कार्य ना कर बैठे जिससे कि उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। इसी के चलते लर्निंग में उसका इंटेलिजेंस भी मैटर करता है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेंगे गाइडेंस। गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं यूजुअली ट्रायल एंड एरर इज कंसिडर्ड टू बी द मेथड ऑफ लर्निंग, ठीक है। ट्रायल एंड एरर को बताया गया है कि ये एक लर्निंग का मेथड है, लेकिन गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब एक परामर्श बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको टीचर की तरफ से एक सही गाइडेंस मिलता है ना, तो आपका क्या होता है, जो टाइम होता है ना वो बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बोलता है कि अ टीचर थ्रू हिज गाइडेंस कैन सेव हिज पीपल अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड टाइम। क्योंकि एक बच्चा अगर खुद से करता है, खुद से करना इज गुड थिंग, बट द थिंग इज कि आपके पास टाइम कम है, और अगर आप चीजों को बार बार करते हो गलत होता है, करते हो गलत होता है, तो एक पॉइंट पे बच्चा क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहां पे वो चीजों को छोड़ देता है। इसी के चलते टीचर को यहाँ पे गाइड करना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि वो इस फ्रस्ट्रेशन से और जो भी उनका टाइम वेस्ट हो रहा है उसको वो सेव कर सके और चीजों को आसान तरीके से सीख सके। ही कैन हेल्प द चाइल्ड इन मेकिंग द राइट ट्रायल एंड अवॉइडिंग द विच वुड नॉट yield द फ्रूटफुल रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर कैसे हेल्प कर सकता है, टीचर हेल्प कर सकता है उसको, जो भी वो कर रहा है ना वो उसको सही तरीके से करे, उसके जो ट्रायल्स वो ले रहा है उसको वो सही तरीके से करे, जिससे कि उसको एक अच्छा प्रतिफल मिले। ऐसा नहीं कि वो ट्रायल कर रहा है, बार बार उसका गलत आ रहा है, वो ट्रायल कर रहा है, बार बार उसका गलत आ रहा है, टीचर को हेल्प नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चा सीख नहीं पा रहा है। वो एक पॉइंट पे आके फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसके बाद से फिर वो सीखना ही छोड़ देगा। इसी के चलते गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। In the initial stage of learning, a limited amount of guidance can help the student avoid unnecessary errors, ठीक है। इसी के चलते बोला जाता है कि अगर आप शुरुआती दौर में बच्चों को अच्छे से गाइड करते हो, तो वो क्या करता है, जो भी अननेसेसरी एरर्स आते हैं उसको वो दूर करता है, ठीक है। जिससे कि उसका टाइम बचता है, जिससे कि वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है और वो अच्छे से लर्निंग कर पाता है।
ठीक है। फिर बोलता है हिज विल टू लर्न, मतलब एक बच्चा को वो उस चीज को करने का एक विल होना चाहिए, मतलब करने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। तो बोलता है कि द विल टू लर्न इज ऑलवेज लेबल्ड एज अ फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, क्योंकि वो आपके इच्छा पे ही डिपेंड करते हैं कि आप कितना सीख पा रहे हो और कितना नहीं सीख पा रहे हो, ठीक है। तो बोलता है इट इज बिलीव दैट इन ऑर्डर टू बी एबल अ ग्रास्प एंड रिटेन अ सर्टेन मटेरियल इन द इंडिविजुअल must have a inner urge to learn a drive that can motivate him into learning, ठीक है। एक बच्चा जो होता है ना, तभी वो चीजों को सीख पाएगा, तभी वो चीजों को ले पाएगा जब उसके अंदर सीखने की क्षमता होगी, जो उसकी सीखने की इच्छा होगी। जब तक वो जागृत नहीं करेगा एक बच्चा, तब तक वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसी के चलते जरूरी है कि एक बच्चा जो सीखना चाह रहा है ना, उसके अंदर इच्छा हो सीखने की। इसी के चलते बोलता है कि इफ टीचर इज सक्सेसफुल इन हेल्पिंग हिज पीपल टू डेवलप वर्थवाइल इंटरेस्ट एंड हैबिट एंड अ डिजायर टू अंडरस्टैंडिंग थिंग, ही हैज हेल्प देम इन बिकमिंग अ गुड लर्नर। तो यहाँ पे टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो एक बच्चे को इंटरेस्ट जगा सके, ठीक है, उसके अंदर वो इच्छा जागृत कर सके, इच्छा को उत्पन्न करवा सके कि वो चीजों को सीखने की और अग्रसर हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा, अगर एक टीचर ये कर पाता है तो उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि वो चीजों को बहुत इजी वे में सीख पाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं हेल्थ स्टेटस ऑफ चाइल्ड। इंपॉर्टेंट है हेल्थ स्टेटस ऑफ चाइल्ड भी। अगर एक बच्चा बीमार है, अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वो बिल्कुल नहीं किसी भी चीज को करने की कोशिश करेगा। अगर आप अपना और मेरा एग्जाम्पल ही ले लो, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जब आप पढ़ाई करने बैठोगे, अगर आपको हेडेक हो रहा है, फिर आपकी बॉडी में पेन है, और या फिर आपको थोड़ी बहुत फीवर है, तो आप पढ़ाई पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। और जब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, तो क्या होता है कि आप उस चीज को अच्छे से लर्न नहीं कर पाओगे, उस चीज को आप सीख ही नहीं पाओगे। इसी के चलते इंपॉर्टेंट है बच्चे का हेल्थ भी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बोलता है इट इज द राइटली सेड दैट अ साउंड माइंड रेस्ट इन अ साउंड बॉडी। From this point of view, the student should be physically and mentally fit that he may learn easily and comfortably. Child's attention, interest, concentration, etc. ठीक है। इसी के चलते बोला जाता है कि अगर आप अच्छे हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप चीजों को बहुत आसानी तरीके से सीख पाओगे। तभी जो आप काम कर रहे हो उसमें आप अटेंशन दे पाओगे, आपको इंटरेस्ट जागेगा उस चीज को करने का, आप उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, है ना। have direct link with the physical and mental health level of the student। इसका जो डायरेक्ट लिंक होता है वो होता है आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ से, ठीक है। इसी के चलते इंपॉर्टेंट है हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, सबको पता है मोटिवेशन इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव टीचिंग बिकॉज नो पर्पसफुल लर्निंग कैन टेक प्लेस अपार्ट फ्रॉम इट। सबको पता है कि मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी, जब तक आप खुद को मोटिवेटेड नहीं रखोगे या फिर कोई आपको मोटिवेट नहीं करता उस चीज को करने के लिए, आप एक पॉइंट पे जाके डाउन हो जाते हो और वहां से उठना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी के चलते मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। द ह्यूमन माइंड कांट अब्सॉर्ब द नॉलेज लाइक अ स्पॉन्ज। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से अगर स्पॉन्ज देखे हो ना, अगर उसको पानी में भिगाओगे तो वो काफी सारा पानी क्या करता है, वो अब्सॉर्ब कर लेता है। उसको अगर निचोड़ोगे ना तो उसमें से काफी पानी निकलेगा। तो एक इंसान का दिमाग ऐसा नहीं है कि वो किसी भी नॉलेज को स्पॉन्ज की तरह ले ले, ठीक है। उसको करने के लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। यहाँ पे बोला जाता है इट इज सेड दैट एज इज द मोटिवेशन सो इज द लर्नर, और better the motivation better the learner. This sentence clearly depicts the importance of motivation in the process of learning. Proper motivation help in making the desire for learning is strong, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं कि better the motivation better the learning। जितना अच्छा आप मोटिवेट करोगे उतना अच्छा आप लर्न कर पाओगे, ठीक है। जितना खुद को मोटिवेटेड रखोगे उतना ही अच्छा आप सीख पाओगे। इसी के चलते ये क्लियर करता है ये सेंटेंस कि सीखने के लिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर इज एन important factor that affect his learning, ठीक है। Some of the student is weak in most of the subject while some student are weak one or two particular subject. The first category of student is termed as general backwardness while the second category of student is known as specifically backward. It is very common that if a particular student is weak in any subject, he will feel difficulty in learning new knowledge of that subject. Thus, educational background contribute a lot in further learning, ठीक है।
अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, उनको सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज अच्छे से नहीं होता, वो किसी-किसी सब्जेक्ट्स को लेके डरते भी। अगर मैं अपना बात बताऊँ तो मेरे जब 12th में थी ना, तो मेरे को मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो इसी के चलते इम्पोर्टेंट है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ताकि आप आगे चल के चीज़ों को अच्छे से सीख पाओ, है ना? तो यहाँ पे इसी के लिए बताता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो मतलब उनका मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट वीक होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं उनका 1 या 2 सब्जेक्ट वीक होता है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जिस बच्चे का बहुत सारा सब्जेक्ट जो वीक होता है, तो वैसे बच्चे जनरल बैकवर्डनेस में आते हैं, और कुछ बच्चे जो 1 या 2 सब्जेक्ट में वीक होते हैं, तो उसको आप स्पेसिफिकली बैकवर्ड बच्चे बोल सकते हो, ठीक है? तो इट इज़ वेरी कॉमन दैट इसी के चलते बोला जा रहा है कि ऐसे बच्चे को अगर आप कुछ नया सिखाओगे, पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट को लेके, तो वो बच्चा डरेगा और वो फिर उस चीज़ से भागेगा, तो उस चीज़ को सीख ही नहीं पाएगा। इसी के चलते इम्पोर्टेंट है कि बच्चे का एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको पता हो, ताकि जिस सब्जेक्ट से वो भाग रहा है, जिस सब्जेक्ट से वो डर रहा है, आप उस सब्जेक्ट को उसके लिए ईज़ी बना सको, उस सब्जेक्ट को उसके लिए इंटरेस्टिंग बना सको, ताकि वो बच्चा उस चीज़ से भागे नहीं, परंतु उस चीज़ को सीखे, ठीक है? लास्ट है एटीट्यूड ऑफ द लर्नर। बोल सकते हो कि एटीट्यूड जो होता है एक सीखने का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तक आपका एटीट्यूड लर्निंग को लेके नहीं है, तब तक तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। जब भी आप किसी भी चीज़ को लर्न करना चाहते हो, तो आपका वहाँ पे क्या होना है, पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर होना है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाओ, समझ पाओ। जब तक आप एक नेगेटिव एटीट्यूड लेके चलोगे, यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तब तक आप कर ही नहीं पाओगे चीज़ों को। इसी के चलते ज़रूरी है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलो, कि आप चीज़ों को कर पाओगे, तभी आप क्या करोगे, आसानी से उस चीज़ को कर पाओगे, अदरवाइज़ आपसे वो नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेंगे फैक्टर बिलोंगिंग टू द टीचर। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डाला है, इस पॉइंट्स को मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगी, ठीक है? नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है? तो एक टीचर जो होता है ना, उसको उसके सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसको उसके सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा ना, तब वो बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाएगा। अगर बच्चा कोई भी प्रॉब्लम उसको पूछेगा ना, तो वो टीचर अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो बच्चा को उस पे गुस्सा आएगा, इरिटेट हो जाएगा, और इरिटेट हो जाएगा तो पूछना छोड़ देगा, तो फिर समझो कि उसका सीखने का जो विल है वो चला जाएगा, है ना? इसी के चलते एक टीचर को अपने सब्जेक्ट में तो बिल्कुल उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना ही चाहिए, जिससे कि वो बच्चे के हर एक सेटिस्फैक्शन को पूरा कर सके। बच्चा जो भी क्वेश्चन आके पूछे, फिर जो भी कुछ पूछे, वो उसको सेटिस्फाई कर सके, ताकि बच्चा उस टीचर से भी प्यार करे और उस सब्जेक्ट से भी प्यार करे, जिससे कि वो सीख सके, है ना? नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है कि टीचर्स बिहेवियर, ठीक है? टीचर्स बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे, तो अगर आप खड़ूस टाइप के टीचर रहोगे ना, तो जाहिर सी बात है कि कोई बच्चा आपके पास नहीं आने वाला। आप तो फिर भूल जाओ कि कोई बच्चा आपसे आके प्रॉब्लम भी पूछेगा, फिर अपना प्रॉब्लम शेयर करेगा। इसी के चलते एज अ टीचर आपको एक प्यार भरा हृदय लेके जाना पड़ेगा बच्चों के पास, ताकि बच्चा आपके पास है, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करे। अगर उसको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आपको बताए, और आप उसकी प्रॉब्लम को आसानी से और बहुत स्माइल करते हुए उसको अच्छे से समझा सको, तो ही एक बच्चा आपके पास आएगा और तो ही वो सीख पाएगा। अदरवाइज आप खड़ूस वाला बिहेवियर रखोगे, तो बच्चा आपके पास आएगा नहीं। अगर वो डरना स्टार्ट किया, तो समझो कि उसका सीखने का जो विल है वही वहां पे खत्म हो गया। थर्ड वन इज नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है? तो एक टीचर को जरूरी है कि चाइल्ड साइकोलॉजी उसको पता हो, ठीक है? क्योंकि एक क्लास में ना बहुत सारे टाइप के बच्चे होते हैं, और आपको सारे बच्चों पे ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है आप उसी पे ध्यान दे रहे हो, जो कम है उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। या तो फिर आपको ये भी देखना है कि बच्चे का हाव भाव कैसा है, ठीक है? वो इंटरेस्ट ले रहा है जो आप पढ़ा रहे हो उसमें, या फिर नहीं ले रहा है। तो इसी के चलते नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है एक टीचर के लिए, कि एक टीचर को बच्चे का पूरा ज्ञान हो, ताकि वो बच्चे को उसके क्लास में उसको अच्छे से चीजों को सिखाने में उसकी हेल्प कर सके, है ना? फिर बोलता है कि पर्सनालिटी, एक टीचर के लिए उसका पर्सनालिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है। बच्चे जो होते हैं ना, वो टीचर का अनुकरण करते हैं, मतलब उसको देख के सीखते हैं, ठीक है? तो अगर आपका पर्सनालिटी ही खराब होगा, तो बच्चे उसी को सीखेंगे, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे से नहीं हो, उनके सामने खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो बच्चा आपको पसंद करना छोड़ देंगे, ठीक है? तो इसी के चलते इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी, जिस वे में आप पढ़ा रहे हो, जैसे आप बच्चों से बातें कर रहे हो, ठीक है? तो वो मैटर करता है एक बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा आपका अनुकरण करेगा। आप उससे अच्छे से बिहेव करोगे, तो बच्चा भी उस चीज को सीखेगा। अगर आप उसकी प्रॉब्लम को बहुत इजी वे में ठीक कर दोगे, तो वो बच्चा आपके पास आएगा, ठीक है? इसलिए चलते बोलते हैं कि पर्सनैलिटी एक टीचर का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक टीचर जो होता है अपने बच्चों के लिए आइडियल होता है, ठीक है?
नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ टीचिंग, जिस मेथड से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी के टाइम पे तो बहुत सारे मेथड आ गए हैं। आप खेल विधि से पढ़ा सकते हो, प्रोजेक्ट विधि से पढ़ा सकते हो, कोई एक्टिविटीज करा सकते हो, या फिर उनको प्रोजेक्ट दे सकते हो, या तो फिर कुछ भी, बहुत सारे मेथड आ गए हैं, ठीक है। वो पुराना वाला जमाना किया कि क्लास में टीचर गए स्टिक लेके, उसके बाद से हाँ सुनाओ, नहीं सुनाए तो लगा दिया, वो वाला चीज अब गया। अगर वैसा करोगे तो बच्चे क्लास आना छोड़ देंगे, उसके बाद से फिर पढ़ाई लिखाई तो भूल ही जाओ कि वो करने वाले भी, क्योंकि उनके अंदर डर बैठ जाएगा। इसके चलते मेथड ऑफ टीचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा भी नहीं होना है कि टीचर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा है, बस वहीं से खड़े खड़े एकदम लेक्चर दिए जा रहा है, बच्चा समझे ना समझे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक टीचर को अपने टीचिंग मेथड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि किस मेथड से वो बच्चे को पढ़ा सकता है, किस मेथड से वो बच्चे को जो टॉपिक वो पढ़ाने वाला है उसमें रुचि जगा सकता है ना, ताकि बच्चा सीख पाए आसानी से। तो इसी के लिए मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बोलते हैं कि नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है। इसी के चलते एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस का भी नॉलेज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी वो सारे बच्चों की भावनाओं को समझेंगे, तभी वो सारे बच्चों की एक्टिविटीज को समझेंगे, और तभी वो सबको पढ़ा सकते हैं, तभी वो सबको समझा सकते हैं, ठीक है। इसी के चलते नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बोलते हैं यहाँ पे लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड टॉप, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बच्चा और टीचर के बीच में गैप रहेगा तो बच्चा किसी भी चीज को टीचर से पूछने के लिए बहुत ज्यादा डर जाएगा। इसी के चलते जरूरी है कि टीचर और बच्चे के बीच में एक फ्रेंडशिप वाला थोड़ा सा कनेक्शन होना चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट टीचर से कुछ भी पूछने के लिए हिचकिचाए नहीं, वो उससे जाके अपनी सारी समस्या का समाधान ले सकते हैं। इसी की वजह से यहाँ पे बोला जाता है कि अगर लैक ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ तो उससे भी बच्चे नहीं सीख पाएंगे। इसी के चलते टीचर और स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट बना रहना चाहिए। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि नो एम्फेसिस ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, बच्चों पे कोई भी दबाव नहीं बनाना है, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि टीचर जो होते थे बच्चों पे दबाव बनाते कि नहीं तुमको ये करना है, उस चीज में पार्टिसिपेट करना है, उस चीज को करना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम को करिकुलर एक्टिविटी इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बच्चा को हर फील्ड में डेवलप करना है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है उसके साथ कि नहीं तुमको करना ही है, करना ही करना ही है। एक बच्चा को पूरे तरीके से उसके फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोरल एंड सोशल तरीके से उसको तैयार जरूर करना है, लेकिन कोई दबाव नहीं देना है, ठीक है। अगर दबाव दोगे तो वो उस चीज को करने से नकार देगा, तो वहां पे उसका लर्निंग अफेक्ट करेगा। तो ये है आपका फैक्टर बिलोंगिंग टू द टीचर, जो कि एक टीचर को बहुत ज्यादा सोच समझ के काम करना चाहिए अपने बच्चों को अगर लर्निंग के फील्ड में अच्छा करना है तो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि अफेक्ट करते हैं। अगर आप में ये सारे गुण नहीं है तो जाहिर सी बात है कि बच्चा नहीं सीख पाएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर। जाहिर सी बात है कि एनवायरमेंटल फैक्टर भी लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग हेरिडिटी, वंशानुक्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। मैंने पेपर 1 में भी आपको बताया था, अगर आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का वीडियो देखोगे तो इसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोलते हैं कि हेरिडिटी, वंशानुक्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के सीखने के लिए, ठीक है। पता है कि वंशानुक्रम में क्या होता है, जो जिन होता है वो मदर फादर से बच्चे में ट्रांसफर होता है और वो ऐसे ही चलते जाता है, ठीक है। आप अपने घर में भी देखोगे और आस पड़ोस में भी देखोगे, जिसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा तेज होते हैं उसके बच्चे भी तेज होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी होता है कि जिसके मम्मी पापा तेज नहीं होते उसका बच्चा तेज होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है उसके वंशानुक्रम में, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तेज जरूर होगा। तो यही यहाँ पे बोलता है कि हेरिडिटी मैटर करता है आपके लर्निंग में, ठीक है। जिस प्रकार से आपका बुद्धि है, जिस प्रकार से आपका वंशानुक्रम चलते आ रहा है, वैसे ही आपको सीखने में भी सहायता मिलेगी, ठीक है। एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो आप अच्छे तरीके से सीखते हो, अगर आपको खराब एनवायरनमेंट मिलता है तो भूल जाओ कि सीखना होने वाला भी है, वहां पे से बदमाशियां ही होने वाली है। इसी के चलते एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। फ्रीडम एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। फ्रीडम क्यों, अगर एक बच्चे को आप बांध के रखने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो उसी बॉक्स में बैठा रह जाएगा, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करेगा। अगर बाहर जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो सीख नहीं पाएगा किसी को। एंड सेल्फ डिसिप्लिन, एक बच्चा सबको पता है कि शरारती होता है, बहुत बदमाशी करेगा, आप उसको मारोगे पीटोगे उसका बदमाशी का लेवल उतना ही अप रहेगा। इसी के चलते आपको कोशिश करना है कि एक बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन आप सिखाओ, लेकिन प्यार से सिखाओ और उसको फ्रीडम भी दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बदमाशी कर रहा है तो उसको एक रूम में बंद कर दिए, खाना पीना देना बंद कर दिए, तो उससे क्या होगा, वो डर जाएगा, वो किसी ट्रॉमा में चला जाएगा, फिर वो किसी भी चीज को नहीं सीख पाएगा। इसी के चलते एक बच्चे को फ्रीडम देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना सिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, ठीक है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट जो होता है स्कूल का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। आपका स्कूल कहाँ पे स्थापित है, अगर स्कूल शोरगुल वाले जगह में होगा तो जाहिर सी बात है आजू बाजू से अगर गाड़ियां पार हो रही है, रोड साइड में है,
तो बहुत डिस्टर्बेंस होगा। वैसे में बच्चा का ध्यान कहाँ जाएगा? आपकी पढ़ाई में नहीं जाएगा, वो सीखने में नहीं जाएगा, उसका ध्यान गाड़ी की तरफ जाएगा। एंड इम्पॉर्टेंट ये भी है कि लाइब्रेरी का व्यवस्था कैसा है, लैब का व्यवस्था कैसा है, ठीक है? अगर इक्विपमेंट ज़रूरत से कम होगा तो भी बच्चा सीख नहीं पाएगा, बुक्स ज़रूरत से कम होगा तो सारे बच्चों को मिल नहीं पाएँगे। इसी के चलते इम्पॉर्टेंट है कि क्या है फिज़िकल एनवायरनमेंट स्कूल का। तो अगर ये सही नहीं है तो लर्निंग में ये भी कहीं न कहीं प्रभाव डालता है। इसी के चलते ज़रूरी है कि सब कुछ सही हो। फिर बोलते हैं गैप बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी, ठीक है? अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है? और वहाँ पे उसको ऐसी चीज़ें बताई जा रही है जो सिर्फ़ स्कूल के लिए ही है, बाहर वो समाज में क्या करेगा जाके? उसको पता ही नहीं कि समाज में क्या होता है, नहीं होता है। तो इसी के चलते ज़रूरी है कि इस एक बच्चे को स्कूली ज्ञान से मतलब किताबी ज्ञान के साथ-साथ उसको समाज का भी ज्ञान देना है, उसके कल्चर का भी ज्ञान देना है, ठीक है? जो भी आपके सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाले लोग हैं, इस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है? जो भी आपका करिकुलम बनता है, जो भी आपका सिलेबस तैयार किया जाता है, उसमें ये ज़रूर बताया जाता है कि आपको समाज के बारे में बताना है, आपको कल्चर के बारे में बताना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको किताबी कीड़ा बना देना है। अगर ऐसा भी होता है, तो वहाँ पे भी लर्निंग बच्चों का इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? तो इसी के चलते इस चीज़ को आपको क्या करना है, देख के, सोच के, समझ के काम करना है, ठीक है? होलसम एक्सपीरियंसेस, होलसम एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चे को हर क्षेत्र में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे कि वो अपने एनवायरनमेंट में कहीं पे भी अच्छे से एडजस्ट कर सके। ऐसा नहीं सिर्फ़ आप पर्टिकुलर चीज़ का ज्ञान दे रहे हो और उस ज्ञान को, उस एक्सपीरियंस को वो कहीं और यूज़ ही नहीं कर पा रहे। इसी के चलते उसका एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए ना जिसको कि वो हर क्षेत्र में यूज़ कर सके। और अभी का करिकुलम अगर देखा जाए तो उसी के बेसिस पे बनाया जाता है कि एक बच्चा जो सीख रहा है उसको हर फील्ड में एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है? उसको हर फील्ड में अप्लाई कर सके, वो कहीं पे भी खुद को एडजस्ट कर सके। तो यही आपका फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है लर्निंग को। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है? बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप बेल आइकन दबाते हो तो आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन समय पे मिल पाएंगे, ठीक है? तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।